Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will be studying first chapter of CS Executive Tax Laws, that is direct taxes at a glance. So our first topic is taxes and introduction. So जो word tax है वो Latin word taxo से बना है जिसका मतलब है estimate. नेक्स्ट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो किस चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर कोई वॉर हो जाती है उसके एक्सपेंडिचर्स के लिए, जो लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर बनते हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए, उनको लागू करने के लिए, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए और गवर्नमेंट के खुद के ऑपरेशंस के लिए। टैक्सेस और किस काम के लिए यूज़ होते हैं? फंड करने के लिए। क्या फंड करने के लिए? वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज, जिसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन फॉर एल्डरली या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। So the word tax is based on the Latin word taxo, which means to estimate. The taxes collected are used by the government to carry out many functions such as expenditure on war, the enforcement of law and public order, protection of property, economic infrastructure, public works, social engineering, and the operation of government itself. Taxes are also used to fund welfare and public services such as education system, healthcare system, pension for elderly, unemployment benefits, etc. Next topic is characteristics of taxes. So taxes के हमारे 8 characteristics हैं. फर्स्ट वन इज टैक्स जो है वो कंपलसरी होता है, सबको देना ही है. सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन, टैक्स हमारी तरफ से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक कंट्रीब्यूशन है. थर्ड इज टैक्स पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है, पब्लिक की भलाई के लिए होता है. नेक्स्ट इज नो डायरेक्ट बेनिफिट, जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर हम किसी सर्विस के लिए फीस पे कर रहे हैं तो हमें उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जितना टैक्स पे किया है तो हमें आज ही हमारे हिस्से का रोड बनाकर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. हमें बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन इनडायरेक्टली मिलेगा. कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं कह सकते, बट बेनिफिट जो मिलेगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा नेचर में. जो हमारा पेयर होता है उसकी इनकम से पे किया जाता है. गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लेवी करने की, और किसी के पास पावर नहीं है. ऐसे नहीं कि मैंने या किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने कह दिया मैं तेरे ऊपर टैक्स लगाऊंगा. नो, ऐसा नहीं हो सकता. गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है. टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, इसका मतलब है कि टैक्स हमारे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसका कॉस्ट नहीं है. हम रोड बनाने के लिए अगर हमें रोड पे चलना है तो उसके लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक कॉस्ट नहीं है. जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो भी उस रोड पर चल रहे हैं, तो बेनिफिट अवेल करने के लिए वो टैक्स एक कॉस्ट नहीं है. ये हमें याद रखना है. फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारे टैक्स जो है हमसे कलेक्ट किए जाते हैं. सो द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आर: टैक्सेस कंपलसरी है नेचर में. टैक्सेस कंट्रीब्यूशन है. टैक्सेस फॉर पब्लिक बेनिफिट के लिए है. नो डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं मिलता, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है. पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ पेयर, जो पे कर रहा है उसे पेयर बोलते हैं, उसकी इनकम से पे किया जाता है. गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेवी टैक्स. Tax is not the cost of the benefit for economic growth and public welfare. So our next topic is characteristics of good tax system. पहले जो हमने पढ़ा वो टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो गुड टैक्स सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. तो गुड टैक्स सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 8. फर्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी यानी कि शुड बी बेस्ड ऑन एन एबिलिटी टू पे, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे बंदा कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है दोनों पे एक ही रेट से टैक्स लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर बंदे की इनकम कम है तो टैक्स रेट भी कम होना चाहिए, अगर बंदे की इनकम ज़्यादा है तो टैक्स रेट भी ज़्यादा होना चाहिए. इस तरीके से हम इक्विटी मेंटेन कर पाएंगे. सर्टेनिटी यानी हमें श्योर होना चाहिए, हमें हमारी टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए. इकोनॉमिकल होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब क्या है कि स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा इन्फ्लेशन आया तो टैक्स रेट को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए. इसीलिए फाइनेंस एक्ट में हमेशा हर साल टैक्स रेट में कुछ चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन. कन्वीनियंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ रही हो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए. रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी हमने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया, अब उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम जो है लग्जरी आइटम्स, जो बंदे रिच हैं वो ही लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, तो उस पर लग्जरी आइटम्स से हमें टैक्स जो है वो रेट ज़्यादा लगाना है. और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं ताकि हर कोई उसे खरीद सके. तो जिस तरीके से इक्विटी का कॉन्सेप्ट था कि हम जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स लगा रहे थे, जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स था. रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी क्या होगा, जो रिच बंदे आइटम्स खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स हो गए, उस पर टैक्स रेट हम हायर रखेंगे और बेसिक नेसेसिटीज के जो गुड्स हैं उस पर टैक्स रेट बहुत लोअर होगा या एग्जेम्प्ट होंगे. फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम टैक्सेस रेट को चेंज कर सकें, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए. नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट इतने हाई नहीं होना चाहिए कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरें.
सो 8 बेनिफिट्स क्या क्या है? इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, कन्वीनियंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबल, नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दो टॉपिक्स पर से हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्सेस में ऑप्शंस दे देगा, कोई भी 4 ऑप्शंस, जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा और हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है, या कोई एक ऑप्शन ही सही होगा और हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों केसेस में इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक गुड टैक्स सिस्टम के और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस अच्छे से याद करके जाने हैं कि कौन सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। हमारे टैक्सेशन कलेक्ट करने के या टैक्सेशन इंप्लीमेंट करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन का क्या है? तो रेवेन्यू इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उनकी इनकम है ये। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ। जैसे हमने पढ़ा कि लग्जरी आइटम्स पे ज़्यादा टैक्स रेट लग जाएगा और बेसिक नीड्स पे कम। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में हेल्प करता है टैक्सेस। कैसे हेल्प करता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजीरियस कस्टम। सोसाइटी को बैड और इंजीरियस कस्टम्स के से सेव करने के लिए फाइट करता है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स एक टूल है। कैसे टूल है? हमारी जो अल्कोहल एंड टोबैको की कंजप्शन है उस पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट को हाई कर देती है। जब वो हाई हो जाता है तो उसकी कंजप्शन थोड़ी सी लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है बैड एंड इंजीरियस कस्टम से सेव हो जाती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है टैक्सेस के? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करता है। हमारे जो टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अप्लाई किया जाता है। इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसको इन्फोर्स करने में टैक्स हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? गवर्नमेंट हमें बोल देती है कि अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्टअप हो जाती है। लोग क्या करते हैं? उस चीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर टैक्स रेट्स कम कर देती है तो लोग एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। इस तरीके से टैक्सेस हेल्प करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको इन्फोर्स अच्छे से किया जाए। डायरेक्टिंग लिमिटेड स्कार्स रिसोर्स इनटू इफेक्टिव एंड एसेंशियल चैनल्स। हमारे पास अगर किसी चीज़ के रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? उस चीज़ पर जो हमारी टैक्स रेट है वो हाई कर देगी। जब टैक्स रेट हाई हो जाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हमारी जो सप्लाई क्योंकि ऑलरेडी कम थी तो डिमांड उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन हो जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन है तो हमारे टैक्स रेट हाई हो जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है या इकोनॉमी के सिचुएशन के हिसाब से हमारे जो टैक्स रेट है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो टैक्स के ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 है, विच इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सोशल वेलफेयर, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजरियस कस्टम्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें हमारी क्या क्या हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसमें से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट करता है कि लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एसेंशियल चैनल्स पे यूज किया जाए। इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि कौन कौन से इसमें से ऑब्जेक्टिव है, या तो चारों ही ऑब्जेक्टिव होंगे तो नीचे ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन आंसर आ जाए, ऑप्शन आ जाएगा। एंड अगर इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा उसको दे देंगे और पूछेंगे इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लर्न करके जाने हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। First is direct tax. Taxes which are directly levied on the income of the person and its burden cannot be shifted. उसी पर्सन पे लगाया जाता है जिसकी इनकम है, पर्सन की इनकम पे डायरेक्टली लेवी होता है और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की प्राइस पे लगाया जाता है और ये किस पे लगाया जाता है? इनकम पे लगाया जाता है। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल एक्विजिशन टैक्स। ये हमारा MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज एंड स्टैम्प ड्यूटीज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, advantages and disadvantages of direct tax and indirect tax.
सो एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी एंड इकोनॉमी। किस प्रिंसिपल पे? इक्विटी यानी किसी की इनकम कम है तो टैक्स रेट कम है, किसी की इनकम ज़्यादा है तो टैक्स रेट ज़्यादा है। सर्टेनिटी, हमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। इकोनॉमी, हमारे लिए टैक्स कलेक्ट, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही इकोनॉमिकल है, यानी कॉस्ट जो है वो काफ़ी लेस है। कन्वीनियंट है टैक्स पेयर के लिए। एक्ट्स एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, एज इट राइजेस वर्क इज डिस्करेज। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है वर्क डिस्करेज होता है, क्योंकि लोग इतना टैक्स पे नहीं करना चाहते। टैक्स इवेजन राइजेस, टैक्स इवेजन, लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं। टैक्स प्लानिंग हमारे देश में परमिटेड है बट टैक्स इवेजन नहीं। कैन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। क्यों डिस्करेज होंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर होती है तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत लो होती है, क्योंकि हम एमआरपी में टैक्स रेट इंक्लूड कर देते हैं तो हमें अलग से नहीं कलेक्ट करना पड़ता। ईजियर टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि एमआरपी में ही इंक्लूडेड होता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को परचेज करना है तो उसको वो टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा। डजंट डिस्करेज वर्क, वर्क को डिस्करेज नहीं करती और एक्ट एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी, अगर इन्फ्लेशन होता है तो टैक्स रेट बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन होता है तो टैक्स रेट घट जाते हैं। नॉट इक्विटेबल, इक्विटेबल नहीं है। अगर कोई बहुत रिच है या अगर कोई बहुत पुअर है, उसको एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए सेम रेट ऑफ टैक्स या सेम प्राइस पे करना पड़ता है। हार्ड टू प्रेडिक्ट यील्ड, डिमांड प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम कंज्यूमर की कितनी स्पेंडिंग है उसके बेसिस पे एजम्पशन लगाकर इनडायरेक्ट टैक्स लेवी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन वन एंड सेम पर्सन। इंसिडेंस क्या होता है? जब इनकम कमाई जाएगी, इनकम अर्न की जाएगी, तो इनकम अर्न सेम पर्सन कर रहा है और टैक्स भी सेम ही पर्सन पे कर रहा है। इम्पैक्ट इज ओनली वन पर्सन एंड इंसिडेंस ऑन द अदर। इंसिडेंस कब होगा? जब सेल होगी गुड्स की, सेल कोई और कर रहा है लेकिन टैक्स कोई और पे कर रहा है, तो इम्पैक्ट किसी और पर्सन पे और इंसिडेंस किसी और पे। बर्डन, बर्डन इस पे शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन इसमें शिफ्ट हो सकता है। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। वायबिलिटी ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन इनकम अर्निंग एबिलिटी ऑफ पीपल, जितनी इनकम अर्न करने की एबिलिटी है उसी हिसाब से हमारे टैक्स रेट होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। बॉर्न बाय कंज्यूमर इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी, कितनी भी आप इनकम अर्न कर रहे हो या कितनी भी आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी है, आपको टैक्स जो है वो सेम रेट पर ही पे करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस इज मोर, जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनडायरेक्ट में हम एमआरपी में इंक्लूड कर देते हैं, बट डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता, हमें रिटर्न भरनी पड़ती है, प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट इन टैक्स इवेजन, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रॉपर होगी तो लोग क्या करेंगे? टैक्स की चोरी करना स्टार्ट हो जाएंगे, बट इस केस में टैक्स इवेड नहीं किया जा सकता क्योंकि टैक्स ऑलरेडी फिक्स होता है, एमआरपी के अंदर इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इज वेरी लेस एंड कैन नॉट बी इवेडेड। पेनल्टी, इट इज लेवीड ऑन द एसएसटी, एसएसटी पे लगती है पेनल्टी। इट इज लेवीड ऑन द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर टैक्स नहीं पे होता है, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, तो हम कंज्यूमर को जाके नहीं पकड़ते, हम किसको पकड़ते हैं? सप्लायर को। नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की मेरिट्स क्या है? इक्विटी, जैसा कि हमने पढ़ा, जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स रेट ज़्यादा लगता है, जिसकी इनकम कम है टैक्स रेट कम है। इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी है डायरेक्ट टैक्सेस में। क्यों है? अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फ्लड्स हो गए, तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक से मनी कलेक्ट कर सकती है थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। सर्टेनिटी है, लोगों को पता है कि उनका टैक्स रेट कितना है, उनको कब पेमेंट करनी है, तो सर्टेनिटी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, कैसे कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसकी इनकम कम है उसको कम टैक्स लगता है। सिंप्लिसिटी है, जो डायरेक्ट टैक्सेस के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो काफ़ी सिंपल हैं। डीमेरिट्स क्या? इवेजन, लोग चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं टैक्स की। अनइकोनॉमिकली, यानी कि थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है गवर्नमेंट को टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। अनपॉपुलर, लोगों को क्या करना पड़ता है? जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो साल में एक ही बार बहुत सारे अमाउंट में पे करना पड़ता है, तो लोगों को क्या लगता है? बहुत थोड़ा पेन फील होता है कि हम इतना सारा पैसा अपना एक साथ पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाले टैक्स जो है वो अनपॉपुलर है। डायरेक्ट टैक्स हमारा अनपॉपुलर है। नॉट सुटेबल टू पुअर इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी बहुत पुअर है तो उस पर डायरेक्ट टैक्स आप नहीं लेवी कर सकते, क्योंकि आप कितने रेट टैक्स बढ़ा दोगे?
आप ज़्यादा रेट नहीं कर सकते टैक्स का, और कम रेट अगर हम रखते हैं टैक्स की तो कितनी ही इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो जाएगी या कितने ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाएगा, इसलिए सुटेबल नहीं है पुअर इकोनॉमी के लिए। तो मेरिट्स क्या क्या है? इक्विटी, इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सर्टेनिटी, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, सिंप्लिसिटी। डीमेरिट्स इवेजन होता है, अनइकोनॉमिकली है, अनपॉपुलर है, नॉट सुटेबल टू पुअर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स, सो मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, जो हमारा रेवेन्यू होता है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है, क्योंकि गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हर पॉपुलेशन खरीद रही है, हमारा हर एक पर्सन खरीद रहा है, लेकिन जो इनकम है वो बहुत ही कम लोगों की इतनी है कि वो टैक्स पे करते हैं। नो इवेजन, इवेजन नहीं हो सकता क्योंकि प्राइस में ही इंक्लूड होता है। कन्वीनियंट है पे करने के लिए क्योंकि हमें प्राइस पे करना है और हम टैक्स भी पे कर रहे हैं साथ साथ। इकोनॉमी है, क्यों इकोनॉमी है? क्योंकि जो कलेक्ट करने की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कम है। वाइड कवरेज है, लग्जरी आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है, एसेंशियल कमोडिटीज इसमें इंक्लूडेड है, सारे टोटल कमोडिटीज इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए वाइड कवरेज है। इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी क्यों है इसमें? क्योंकि जो बहुत सारी कमोडिटीज़ इसमें कवर्ड हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो अपने टैक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, टैक्स रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी है इसके अंदर। डीमेरिट्स क्या है? रिग्रेसिव इन इफेक्ट, जैसे कि हमारी मेरिट है डायरेक्ट टैक्स की इक्विटी, इस केस में इक्विटी नहीं होता, चाहे पर्सन की इनकम कितनी भी है, चाहे ज़्यादा है या कम है, टैक्सेस उन दोनों को सेम रेट पर ही पे करने हैं, तो रिग्रेसिव इफेक्ट में। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, अनसर्टेनिटी क्यों है कलेक्शन में? क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता पर्सन कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है। अगर गवर्नमेंट को पता हो कि हाँ पर्सन इतना स्पेंड करने के लिए रेडी है तो यील्ड को निकाला जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अंदाज़ा नहीं लगा सकती, सिर्फ एक छोटा सा एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है कि पर्सन कितना अपनी पॉकेट से मनी निकालने के लिए रेडी हैं, इसलिए अनसर्टेनिटी है कलेक्शन में, हमें नहीं पता कि हमें कितना अमाउंट कलेक्ट होगा। डिस्करेज करता है सेविंग्स में, क्यों डिस्करेज करता है सेविंग्स को? क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उस पर भी टैक्स लग जाता है, तो जो पर्सन एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने के लिए टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स के अमाउंट वो सेव कर सकता था, बट अब क्योंकि उसे टैक्स पे करना पड़ता है तो उसकी सेविंग्स डिस्करेज हो रही है। इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन को, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं या हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो सब इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। सो आर्टिकल 245 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ की अथॉरिटी ना हो, लॉ ना बोले, तब तक कोई भी टैक्स ना लेवी होगा ना कलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या करता है? हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं टैक्स लेवी करने की, कलेक्ट करने की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टैक्सेशन की, जिसमें टैक्सेशन की पावर्स भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किस किस के बीच में करता है? पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में ये डिसाइड हो जाता है कि पार्लियामेंट कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स को लेवी करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी पावर्स को लेवी करेगा। शेड्यूल 7 हमारा इन्यूमरेट्स पावर अंडर 3 लिस्ट। 3 लिस्ट में हमारी पावर्स हैं विच इज यूनियन लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स लिखी हुई हैं। लेजिस्लेटिव लिस्ट में पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स लिखी हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स, दोनों के पास पावर्स हैं। इन केस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल कर जाएगी। अब इस टाइप में में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? आर्टिकल 245 क्या कहता है? ऑप्शन आ सकता है। आर्टिकल 246 के बारे में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है 3 लिस्ट कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। या क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स किस लिस्ट में कन्फर्ड है, तो हमें बताना है लेजिस्लेटिव लिस्ट में, इसलिए हमें ये सारे जो इनकी छोटी छोटी पार्ट्स हैं वो लर्न करके जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सेस अंडर रिस्पेक्टिव लिस्ट। अब रिस्पेक्टिव लिस्ट यानी हर लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन से टैक्सेस है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, सारी इनकम के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम के नहीं कलेक्ट करेगी। कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंक्लूडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, नार्कोटिक ड्रग्स। टोबैको पे जो एक्साइज लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और बाकी के गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन अल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल है वो नहीं आता, ओपियम नहीं आता, नार्कोटिक ड्रग्स नहीं आते। कॉर्पोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, इंटरस्टेट जो ट्रेड होते हैं यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन न्यूज़पेपर्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के जो कंसाइनमेंट जाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में और जो कोई मैटर इंक्लूडेड नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिक्वर्स, ओपियम एंड नार्कोटिक ड्रग्स, यानी जहाँ यहाँ जो एक्सक्लूड हुआ वो यहाँ इंक्लूड हो गया।
ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय जो हमारी शिप्स वगैरह एंटर करती हैं उसके उस पर जो एंट्री टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है। टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द सेम स्टेट में जो ट्रेड हो रहे हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आता है, लेकिन उसमें न्यूज़पेपर्स नहीं इंक्लूड होते हैं। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट अदर देन इन न्यूज़पेपर, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो रही है उस पर जो टैक्स लग रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टीजमेंट है वो इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सेप्शन में आती है। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज, जो हमारे जैसे उबर करते हैं, ओला करते हैं, या कोई भी गुड्स हैं या पैसेंजर्स को हम कैरी करके ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरे, उस पर जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। टैक्सेस ऑन प्रोफेशनल ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, हमारे ट्रेड्स हैं, उस पर एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस हैं, वो सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से टैक्सेस आ सकते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सही वाले को सिलेक्ट करना है, या पूछा जा सकता है इनकरेक्ट कौन सा है, तो वो हमें याद करके जाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी लिस्ट हमें अच्छे से लर्न करके जानी है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज द एपेक्स बॉडी चार्ज विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो थी वो हमारी एपेक्स बॉडी है जो चार्ज करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस को, देखती है, उनको कंट्रोल करती है। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। ये कब आया, ये कब बना, ये बना जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 बना, तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा आया। इनिशियली जो द बोर्ड वाज इन चार्ज ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्टार्टिंग में क्या था, जो बोर्ड था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस को कवर कर रहा था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, बोर्ड वाज स्प्लिट इनटू टू बोर्ड्स। बोर्ड जो था हमारा सेंट्रल बोर्ड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दो बोर्ड्स में स्प्लिट कर दिया गया, जिनका नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स से डील करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीसी जो एक्साइज और कस्टम या इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड जीएसटी काउंसिल, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स एसेंशियल इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एसेंशियल इनपुट्स, अपने इनपुट्स देता है या पॉलिसीज बनाता है या प्लानिंग करता है, किसकी, डायरेक्ट टैक्सेस की। तो क्या क्या करता है, एसेंशियल इनपुट देता है, पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है डायरेक्ट टैक्सेस की। रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट टैक्स लॉज थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्ट टैक्स लॉज जो भी बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सीबीडीटी। किसके थ्रू बनते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी इज हेडेड बाय द सीबीडीटी चेयरमैन एंड ऑल्सो कंप्राइजेज 6 मेंबर्स। सीबीडीटी चेयरमैन हेड करता है और उसके अंदर 6 मेंबर्स कंप्राइज होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर में फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्सेशन एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड वेरियस फाइनेंस एक्ट। वेरियस फाइनेंस एक्ट का मतलब है हर साल जब हमारा बजट आता है वो फाइनेंस एक्ट कहलाता है, तो हर साल के जो बजट्स हैं उसको भी इंक्लूड करता है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसे हम DTAA भी बोलते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसकी इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है और बाहर की कंट्री में भी टैक्सेबल हो रही है, तो एक सेम इनकम दो जगह टैक्सेबल हो जाती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए वो जो दो कंट्रीज हैं आपस में एक एग्रीमेंट बना लेती हैं कि अगर वो इनकम हमारे यहाँ टैक्सेबल हो चुकी है तो आपके यहाँ वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस टाइप से एक एग्रीमेंट बना देते हैं जिसकी वजह से जो डबल टैक्सेशन है वो नहीं होता। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ऑल्सो कॉल्ड DTAA। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डील करता है किसके टास्क की, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, किस चीज़ के लिए पॉलिसी, कंसर्निंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम एंड जीएसटी। यानी कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है वो क्या करता है, हमारे जो कस्टम्स और जीएसटी के लेवी एंड कलेक्शन, टैक्स के लेवी एंड कलेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टम, जीएसटी एंड नार्कोटिक्स। डील करता है किस चीज़ से, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टम, जीएसटी एंड नार्कोटिक्स। जो मैटर्स हमारे रिलेटेड है कस्टम्स, जीएसटी और नार्कोटिक्स से, उसको एडमिनिस्टर करता है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन जीएसटी लॉ। यूनियन को और स्टेट्स को
किस बारे में जीएसटी लॉज के बाद रिकमेंडेशन देती है। वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग द जीएसटी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कस्ड एट द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स। जीएसटी जब नया नया आया था तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए थे, क्योंकि जो हमने उस जीएसटी लॉ बनाया था वो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन को देखकर बनाया, बट आगे जाके पता चला इस लॉज में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो उनको ठीक करने के लिए हमारी जो जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया गया, जिसमें क्या हुआ, जो डिफरेंट इश्यूज निकल कर आ रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए नोटिफिकेशंस निकाली गई। सो वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग द जीएसटी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कस होते हैं कहाँ पे, जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और क्वेश्चंस मॉड्यूल में जो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म है। मेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के, इक्विटी, इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सर्टेनिटी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ही मेरिट्स हैं। एक क्विक रिवीजन, टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन, लैटिन वर्ड से बना है टैक्स, जिसका मीनिंग है एस्टिमेट। बहुत सारी चीज़ों के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वर्क्स। किस चीज़ के लिए यूज़ और होता है, इकोनॉमिक, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 8, जिनमें से हमें लर्न करके जानी है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एज एन एमसीक्यू आ सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, इसकी भी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी आ सकती है हमारे पेपर में, तो हमें लर्न करके जानी है कौन कौन सी गुड टैक्स सिस्टम की कैरेक्टर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू है, उसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस टैक्सेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, डायरेक्टिंग लिमिटेड स्कार्स रिसोर्स इनटू इफेक्टिव एंड एसेंशियल चैनल्स। डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन आ सकता है, एग्जांपल्स बताइए। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस बताइए, एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही पे टिक करके आना है। डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं किसी के बारे में, बर्डन पूछा जा सकता है कि बर्डन टैक्स का किस चीज़ में शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में या बोथ में या नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैरिट्स और डीमेरिट्स का क्वेश्चन हमने अभी देख लिया, मॉड्यूल में था जो, उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव में स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट में बोथ। टैक्सेस अंडर रिस्पेक्टिव लिस्ट, ये लिस्ट याद करके जानिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो स्प्लिट हुआ था, कौन से 2 बोर्ड्स में स्प्लिट हुआ था, सीबीडीटी, सीबीईसी। ऑप्शन आ सकता है फर्स्ट सीबीडीटी, सेकंड आता है सीबीईसी, थर्ड आ सकता है सीबीडीटी एंड सीबीईसी, फोर्थ आ सकता है नन ऑफ द अबव। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें याद करके जाना होगा। और ये रेवेन्यू एक्ट, ये भी हमें याद करना होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है। नेक्स्ट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में कौन हेड करता है सीबीडीटी को, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शंस पूछे जा सकते हैं आपसे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में पूछा जा सकता है किस चीज़ से डील करता है। जीएसटी काउंसिल पूछा सकता है क्या काम करती है, तो रिकमेंडेशंस देती है। एंड द चैप्टर एंड्स। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर watching. If you like the video, do hit the like button and please share your views in the comment box. For more such videos, subscribe my channel. If you want the notes used in videos, join my Telegram channel. The link is mentioned in the description box below. All notes and updates are posted there. My next video will be coming soon. Till then, be focused and keep studying. Bye-bye.